कविता एक बड़ी कोठी में काम करती थी। मालकिन सुमन स्वभाव की खड़ूस थी। कभी मजबूरी में कविता छुट्टी मांगे या फिर किसी वजह से काम पर नहीं जा पाती थी तो सुमन उसे बहुत सुनाती थी। क्या बात है कविता, तूने कल काम की छुट्टी क्यों की थी? भाभी मैं काम पर आ ही रही थी कि तभी इनका फोन आ गया। बोल रहे थे बुखार हो रहा है। जब घर आए तो देखा कि तबीयत बहुत खराब थी इनकी। बस बस, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास तेरी ये सब फालतू बातें सुनने का। अच्छा बात सुन, कल से गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू होने वाला है। इस बार हमने घर के बाहर गार्डन एरिया में ही गणेश चतुर्थी उत्सव का पंडाल सजाने के बारे में सोचा है, तो तू सुबह काम पर जल्दी आ जाना। ठीक है मालकिन। वो मालकिन, गणेश चतुर्थी में गणेश प्रतिमा की स्थापना मुझे भी करनी है। थोड़े पैसे मुझे आप एडवांस दे देते तो मैं भी थोड़ा सामान खरीद लेती। मैं आपसे बात ही करने वाली थी। हैं? ये तुम्हारे में कौन सी गणेश चतुर्थी होने लगी? गणेश चतुर्थी तो हमारे घरों में होती है, खूब विशाल गणेश चतुर्थी उत्सव। तुम क्या जरा सी एक मूर्ति रख लोगी और एक लड्डू का भोग लगा दोगी? उसके लिए तुम्हें कौन सा ज्यादा पैसों की जरूरत है या फिर ज्यादा समय चाहिए? तुम लोगों को बस त्योहार का बहाना करना होता है। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कल सुबह जल्दी आ जाना, सारी तैयारी करनी है। जो भी पैसे चाहिए महीने के आखिर में मिलेंगे। सुमन की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है। वो उसे कुछ नहीं कहती। सुमन के घर की हालत पैसों के मामले में बहुत खराब चल रही थी क्योंकि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए वो रिक्शा चलाने के लिए बहुत कम जा रहा था। किराए का रिक्शा था और पूरा दिन सवारी ले जा नहीं सकता था। जो भी घर की जिम्मेदारी थी सब कविता के ऊपर ही थी। कविता घर जाती है। उसके पास कुछ पैसे रखे थे तो उसने छोटी सी एक गणेश जी की मूर्ति खरीद ली और अगले दिन जल्दी जल्दी पूजा आरती करके अपने पति और बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिलाकर वो सुमन के घर पहुंच गई। कविता ने कुछ खाया नहीं था क्योंकि वो जल्दी जल्दी पूजा करके ऐसे ही आ गई थी। भूखी प्यासी सारा दिन पंडाल में काम करती रही। पंडाल में जब पूजा समाप्त हुई तब सुमन ने देखा कि उसका बेटा रजत कहीं नजर नहीं आ रहा। सुनिए, रजत नजर नहीं आ रहा। अभी आरती के समय तो यहीं खड़ा था। रजत? हाँ, अभी तो यहीं था रजत। ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मनोहर बेटा, रजत तो अभी यहीं खड़ा था। मेरे से उसने प्रसाद भी लिया था। रात होने वाली है, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। ढूंढो उसे, मेरा तो दिल बैठ रहा है। हे गणपति भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। सुमन अपने पति के साथ रजत को पूरे पंडाल में ढूंढती है पर रजत कहीं भी नहीं मिल रहा था। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ आए मेहमान उनकी मदद के लिए रजत को ढूंढने लगे। तभी सड़क पर एक औरत दो आदमियों से एक छोटे बच्चे को बचा रही थी। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि रजत था। बाइक सवार जिस औरत को बच्चे के साथ धक्का देकर भागे वो औरत कोई और नहीं बल्कि कविता थी। कविता की बाजू पर चाकू का निशान था और उसकी बाजू से खून बह रहा था। तभी सुमन और बाकी सब लोग भागते हुए कविता के पास पहुंचते हैं। पापा, मम्मी। कविता, तुमने उनको पहचानने की कोशिश की? पता नहीं साहब, मैं तो बाहर प्रसाद के टोकरे उठाने के लिए आई तो देखा दो लोग रजत बेटा को जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर ले जा रहे थे। वो तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने उन्हें रोक लिया बड़ी मुश्किल से। सुमन, हमें कविता को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम रजत को संभालो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं पुलिस में भी खबर कर देता हूँ ताकि उन बदमाशों पर जल्दी एक्शन लिया जाए। सुमन और उसका पति कविता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मरहम पट्टी करवाते हैं। कविता के घाव गहरा नहीं था, बचाव हो गया था। ये देखकर सबको तसल्ली होती है, पर सब लोग घबराए हुए थे। सभी मिलकर भगवान गणेश को धन्यवाद कहते हैं। हे गणपति महाराज, मुझे माफ कर देना। मैंने अमीरी के घमंड में आकर कविता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर आज कविता ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की, मेरे बच्चे को बचाया। कविता, आज तुमने जो हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? मालकिन, रजत बेटा ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है। और फिर आपने तो घर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया है, तो भला वो आपके ऊपर कोई संकट कैसे आने देते? वो तो संकट हरने वाले हैं, सुख करता दुख हरता है, भगवान विघ्नहर्ता है। तुम ठीक कह रही हो कविता। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ उपहार और प्रसाद है। अब तुम कुछ दिन घर पर रहकर आराम करो। तुम्हारे हाथ में चोट है, जब वो ठीक हो जाए तब आ जाना। शुक्रिया मालकिन, आपने मुझे बहुत सारा सामान दे दिया। ये तो बहुत ज्यादा है। कविता, रख लो। अभी तो 10 दिन तक गणेश चतुर्थी की पूजा चलेगी। सब बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि त्योहार है। चलो सुमन, रात हो गई है, हम कविता को घर तक छोड़ देते हैं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से कविता की भी चिंता दूर हो जाती है। उसे सुमन काफी सारा सामान और कुछ रुपए देती है ताकि कविता भी गणेश चतुर्थी का त्योहार अच्छे से मना सके और उसे भी किसी चीज की कोई कमी न रहे। सच, भगवान गणेश हैं ही इतने दयालु जो अपने किसी भी भक्त को कभी दुखी और चिंतित रहने ही नहीं देते। उनके घर में आगमन से भक्त की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और घर में खुशियां आ जाती हैं।
कुछ दिनों बाद पुलिस को वो बदमाश भी मिल जाते हैं जिन्होंने रजत को किडनैप करने की कोशिश की थी। सुमन और उसका पति मिलकर खूब धूमधाम से गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। सुमन कविता को भी उस दिन उसके पूरे परिवार के साथ गणेश विसर्जन में शामिल करती है। सब मिलकर धूमधाम से गणेश विसर्जन करते हैं। कविता भी अपने घर में बिठाए गणपति भगवान का साथ में ही विसर्जन करती है। उसके बाद सुमन कविता को ढेर सारा प्रसाद और सामान देती है। ये सब सम्मान और प्यार देखकर कविता के चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी।